वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 का भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो है वो विज्ञान और मापन है। विज्ञान और मापन फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन है। धीरे धीरे करके हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र। लेकिन आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का कोर्स चैप्टर नंबर 1 विज्ञान और मापन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसमें दो टॉपिक है, विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले विज्ञान है तो विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर मापन है तो मापन के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान, हमने इस बुक को, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके एक नोट्स बना लिया हुआ है। नोट्स में जितने भी टॉपिक्स वगैरह लिखा हुआ है वो आप सब स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर भी उतार सकते हैं। ठीक है, एक फेयर टाइप का बन जाएगा। पहला विज्ञान, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। यही सेम टू सेम हमने नोट्स में भी बना दिया है। यहाँ पर आप सबको मेरा नोट्स दिख रहा होगा। इस नोट्स में विज्ञान का परिभाषा, विज्ञान का डेफिनेशन लिखा हुआ है, वही जो बुक में लिखा हुआ है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को फिजिकल साइंस बोलते हैं और जीव विज्ञान को लाइफ साइंस बोलते हैं। इस चैप्टर में हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम ये हमारा बुक जो स्टार्ट किए हैं वो भौतिक विज्ञान का है। जीव विज्ञान जब स्टार्ट करेंगे तो जीव विज्ञान के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो पहले अब भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कौन कौन? भौतिक किसको बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, यहाँ भौतिक है, यहाँ भौतिकी है। भौतिक विज्ञान की दो शाखा है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स इसको बोलते हैं, और दूसरा रसायन शास्त्र, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा रसायन शास्त्र, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक है, किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके या विधि। कोई भी वैज्ञानिक जब काम करता है, कुछ खोज वगैरह करता है, तो उसका जो तरीका होता है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। ये बुक का ही टॉपिक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, सेम टू सेम वही है। आंसर देख लेते हैं। वैज्ञानिक के काम करने के तरीके या विधि के 5 मुख्य अंग हैं। कितने अंग हैं? 5 मुख्य अंग हैं। कौन कौन है? पहला, घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया परीक्षण। कोई भी घटना होता है उसका अच्छे से सावधानी पूर्वक से उसको परीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसको परीक्षण करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरा नंबर है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। कुछ भी जो भी कारण होता है उसका अपने से संभावना करना, अनुमान लगाना, उसके बारे में, ठीक है। 3 नंबर है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच अच्छे से करना। परीक्षण और जो भी प्रयोग होता है उसके कारणों की जांच करना, अच्छे से जांच कर लेता है, ठीक है। चौथा नंबर है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जब जांच होता है तो जांच के आधार पर ही उसका परिणाम निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। 5वां नंबर है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। अगर वैज्ञानिक को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो आवश्यकता के अनुसार वो उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आ गया मापन। इस चैप्टर का ही नाम है विज्ञान और मापन। विज्ञान के बारे में अच्छे से समझ लिया, अब मापन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा नंबर मापन के बारे में पढ़ते हैं। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। कोई भी राशि को मापने के लिए हमें कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है, और जो मानक माप होता है वही वाला उसको हम लोग मात्रक बोलते हैं। जैसे कि किलोग्राम, कोई भी हम लोग सामान लेते हैं किलोग्राम में लेते हैं, तो उसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम।
केजी होता है, केजी में उसका SI मात्रक केजी हो जाएगा। उसी तरह उसका मात्रक दिया हुआ, आगे पढ़ते हम लोग अच्छे से। यहाँ पर है उस राशि को मात्रक कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती है? भौतिक राशियाँ क्या होती है, इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती है? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। मापन हमने पढ़ लिया, भौतिक राशियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, इसको हम लोग भौतिक राशियाँ बोलते हैं। लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, बल को भौतिक राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। कौन कौन? यहाँ पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला है आधारी राशियाँ, दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न, पहला आधारी राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ क्या होती हैं? आधारी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उन्हें आधारी राशि कहती है। यानी कि आधारी राशियाँ जितना भी होता है वो सब स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंस होता है, आज़ाद होता है, ठीक है। जैसे मैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंस होता है। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 होती हैं। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 होती हैं। आगे हम बताएंगे कौन कौन होता है 7 को। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब व्युत्पन्न राशि जो है आधारी राशि के बल पर चलता है, कह सकते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल में लंबाई होता है, क्षेत्रफल में लंबाई होता है, मतलब इसके इशारे पर चल रहा है, मतलब ये वाला बोल सकते हैं कि इसके सहारे चल रहा है। समझ में व्युत्पन्न राशियाँ। अब नेक्स्ट है मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ वो क्या होता है? आधारी राशियों के मात्रक को आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों आधारी हो तथा व्युत्पन्न हो, दोनों के लिए पूरे समूह के मात्रकों की पद्धतियाँ कहते हैं। फिर से सुरेख करते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं? सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। आधारी और व्युत्पन्न दो ही राशि यहाँ पर अभी पढ़े हम लोग, इसी के मात्रक को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ प्रमुख पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ लिए, कुछ प्रमुख पद्धतियाँ हैं यहाँ पर टॉपिक में दिया होगा, ये वाला हमने पढ़ लिया है मात्रकों की पद्धतियाँ। अब यहाँ पर है कुछ प्रमुख पद्धतियाँ, ये वाला है नीचे बुक में, यहाँ पर फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, ये वाला पद्धति से पढ़ेंगे। कॉपी में नोट्स बना लिया अच्छे से, हमने अच्छे से बना लिया है। कुछ प्रमुख पद्धतियाँ, ठीक है। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी, अभी है नहीं, ठीक है। उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पूरे विश्व में बहुत सारे आधारी मात्रकों की पद्धतियाँ प्रचलित थी, मतलब उस समय चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब नहीं चल रहा है। लेकिन अब कुछ प्रमुख मात्रक है, यहाँ पर देखते हैं। पहला है फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। दूसरा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। तीसरा है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। यही जो है पूरे विश्व में प्रचलित है, लेकिन अब कुछ यही सिर्फ यही प्रमुख बच गया है तीन को। इसी के बारे में अच्छे से आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, बुक में ही रीड कर लेते हैं अच्छे से। इसको नोट्स नहीं बनाया है लेकिन बुक में ही रीड कर लेते हैं। अरे सुनिएगा, हमको सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। इस पद्धति को संक्षेप में FPS कहते हैं। FPS का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड। F से फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड से होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दूसरा नंबर है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को हम लोग शॉर्ट में CGS कहते हैं। CGS मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय
का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड होता है। इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहते हैं, मीटरी पद्धति इसको कहते हैं। 3 नंबर में है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में MKS कहते हैं। M मतलब मीटर और K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। इसके बारे में अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। पद्धति कहते हैं इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। समझ में आ गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है, आप सबके पास बुक होगा तो इसके बारे में अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये पास्ट के बारे में दिया हुआ, मतलब जब स्टार्ट हो रहा था भौतिक वगैरह तो उसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। इसमें ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है। हाँ, अब आगे आ गया SI का मतलब क्या होता है? SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। एस से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल, इसी को बोलते हैं SI मात्रक। आधारी राशियां और उनके SI मात्रक। हम अभी बताएं कि आधारी राशियां 7 होते हैं, वास्तव में आधारी राशियां 7 होती है। यहाँ पर आधारी राशियां 7 यहाँ पर लिख दिए हैं। द्रव लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिमाण, ये सातों को यही होता है आधारी राशियां। ठीक है, तो हम ये जो टेबल है इसको अच्छे से नहीं बनाया है, बुक से आप लोग अच्छे से बना दीजिएगा। बुक में यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला टेबल, ये वाला पढ़ा लीजिएगा। लेंथ, आधारी राशि हो गया लेंथ। लेंथ का ऐसा ही मतलब मीटर में होता है। लेंथ हमेशा, लेंथ जो है मतलब लंबाई मीटर में होता है। उसका संक्षेप क्या होता है? संकेताक्षर, मतलब संकेत में उसको M लिखते हैं, स्मॉल m। जब भी लिखेंगे स्मॉल m लिखेंगे। इसमें भी मीटर में लिखेंगे तो स्मॉल m ही लिखेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, आगे बताएंगे। द्रव्यमान को मास बोलते हैं। किलोग्राम, इसका संकेत हो जाएगा kg। तीसरा है समय, टाइम का सही मात्रक होता है सेकेंड और इसका संकेत होता है S होता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर बोलते हैं, A से सूचित करते हैं इसको। ताप का टेम्परेचर कैल्विन, कैल्विन से इसका ऐसा मात्रक कैल्विन हो जाएगा और इसको K से संकेत करते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका होता है ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। इसका संकेत में इसको CD बोलते हैं, संकेत में। पदार्थ का परिमाण, इसका ऐसा ही मात्रक मोल होता है और इसको संकेत में भी हम लोग मोल ही कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, नोट्स में बना हुआ है। इसके बाद उसके आगे वाला, ये मात्रक के आगे यहाँ पर नोट्स बनाया है कुछ, इसको ध्यान दीजिएगा। नोट्स में लिखा हुआ है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ज्यामितीय के 2 राशि समतल कोण और घन कोण जो भौतिक राशि नहीं है। समतल कोण, ये वाला समतल कोण और घन कोण ये दोनों भौतिक राशि नहीं है, मात्रकों के भी संपूरक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया गया। इन मात्रकों, ये समतल कोण और घन कोण को भी संपूरक मात्रकों के रूप में परिभाषित किया गया है। संपूरक मात्रक के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। इसको देख लेते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोनों कोण का? समतल कोण और घन कोण। संपूरक राशि कौन कौन है? समतल कोण है और घन कोण है। तो समतल कोण का ऐसा ही मतलब रेडियन होता है, समतल कोण का ऐसा ही मतलब रेडियन होता है और इसका संकेत होता है रेड, R स्मॉल r लिखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है घन कोण, इसका अस्टेरेडियन होता है, इसका अस्टेरेडियन, इसको SR से संकेत करते हैं, इसे SR से संकेत करते हैं। बुक में आप देख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है सेम टू सेम ये वाला टेबल, आप सब कॉपी बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, ध्यान देने योग्य जो बात है, नोट में हम लिख दिए ध्यान देने के लिए क्या क्या बातें होती है वो वाला। हिंदी में भी मात्रकों का संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर से ही होंगे। हिंदी में जितने भी मात्रक है वो संकेत करने वाला उसको हम लोग अंग्रेजी में ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अस्टेरेडियन का संकेताक्षर क्या हो गया? रेड। इसको हिंदी नहीं लिखेंगे रेड, इसको इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करेंगे, मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे। जितने भी मात्रक है उनका अंग्रेजी नाम है उसको हम लोग, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने लंबाई,
लंबाई को हम लोग मीटर में बोलते हैं, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। तो मीटर का मतलब हमने स्टार्ट में कैपिटल M लिख दिया था, फिर से इसको हम सुधारे कि स्मॉल m रहेगा, मतलब ये स्टार्ट होगा तो स्मॉल m से ही स्टार्ट होगा, कैपिटल M से स्टार्ट नहीं होगा। कोई भी SI मात्रक होगा उसको हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना नहीं है वो, नहीं तो फिर वो रूल गलत हो जाएगा। 3 नंबर बोल रहा है मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मात्रक जो होता है उसको बहुवचन में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिए 5 ग्राम, हमको 5 ग्राम चीनी लेना था, 5 ग्राम बोले ना, इसमें बहुवचन नहीं लगा हुआ है। जैसे कि 5 ग्राम लेना, 5 ग्रामों बोलेंगे तो इसमें बहुवचन लगा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो ये इसमें बहुवचन यूज नहीं करेंगे, 5 ग्रामों नहीं बोलेंगे, 5 ग्राम ही बोलेंगे, मतलब बहुवचन मात्रक में बहुवचन नहीं लगता है। 4 नंबर है 4 नंबर में किलो के लिए संकेत अक्षर स्मॉल लेटर के है, किलो के लिए स्मॉल लेटर के है, और केल्विन के लिए कैपिटल लेटर के है। किलो का संकेत अक्षर जो होता है वो स्मॉल के होता है, स्मॉल के का ये पाई तनी से लंबा होता है, ये तनी छोटा होता है, ये वाला, ठीक है। और केल्विन के लिए जो के होता है उसका कैपिटल लेटर के होता है, कैपिटल के होता है, यानी कि ये दोनों बराबर होता है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कैपिटल में बराबर होता है, जिसको कैपिटल बोलते हैं। यहाँ संकेत में भी देखा है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला केल्विन का पूरा के हो गया कैपिटल, और ये किलो का स्मॉल के जी है ना, किलो ये स्मॉल में हो जाएगा, ये पूरा कैपिटल होगा, ये दोनों में डिफरेंट पता चल गया। ध्यान देने वाला बात है ये सब। 5वां नंबर बोल रहा है ताप या तापमान, ताप मतलब ये तापमान, ताप के SI मात्रक केल्विन के पहले संकेत ये वाला डिग्री का संकेत होता है, बिंदु या शब्द डिग्री बोलते हैं इसको, का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ताप का जो SI मात्रक केल्विन होता है उसमें ये डिग्री लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। सेल्सियस में लगता है, फ़ारेनहाइट में लगता है, लेकिन केल्विन में नहीं लगता है, इसको ध्यान दीजिए, ये गलत हो जाएगा। ऐसे खाली लिखेंगे बिना डिग्री का, ये सही हो जाएगा हमारा, समझ जाएगा ना, समझ आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध। विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध, यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनके संबंध के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब बुक का काम नहीं है, नोट्स बना लिए हुए, नोट्स से ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। कहाँ गया टॉपिक, ये वाला है। किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित की सहायता लेते हैं। व्युत्पन्न राशि को हमको प्राप्त करने में व्युत्पन्न मात्रक चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नियम वगैरह जान लेना चाहिए, इनकी सहायता लेना चाहिए। इनकी सहायता लेंगे तभी हमको वो व्युत्पन्न राशि का पता चलेगा, ठीक है। पहला बोल रहा है उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, और दूसरा है उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक। इसको हम लोग जान लेंगे तो व्युत्पन्न राशि को प्राप्त करने में हम लोग को ईजी हो जाएगा, आसान रहेगा। अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा फिर से। वीडियो अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं इसको पढ़े लेकिन समझ नहीं आया, उदाहरण में समझने तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के क्षेत्रफल, कोई भी आकृति का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसीलिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक गुना चौड़ाई का मात्रक होता है। क्षेत्रफल का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई का मात्रक चाहिए और उसमें चौड़ाई के मात्रक से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखते हैं, लंबाई मीटर में होता है और चौड़ाई भी मीटर में होगा, मतलब दोनों होगा तो कोई एक मात्रक में होगा तभी क्षेत्रफल अच्छे से निकलेगा। तो यहाँ पर लंबाई का मीटर हो गया और ये चौड़ाई का भी मीटर हो गया, दोनों का मीटर हो गया। मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ प्रूफ हो गया m का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा क्षेत्रफल का जो आंसर आता है वो स्क्वायर में ही आता है, क्योंकि उसमें दो यूनिट मिक्स रहता है, दो मात्रक मिला रहता है। अतः क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर m स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर में अगर रहेगा तो उसका cm रह जाएगा, सेंटीमीटर में अगर रहेगा उसका मात्रक तो cm यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर में रहेगा तो उसका मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मिलीमीटर में अगर क्षेत्रफल रहेगा तो मिलीमीटर स्क्वायर कर देंगे, उस क्षेत्रफल स्क्वायर में हमेशा आ जाएगा। कोई भी मात्रक में रहेगा उस क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। जैसे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर।
ये फार्मूला है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। एक एकम एक, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 10 मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर से गुना करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। मतलब इसका इसके बराबर कर दिए, इसका इसके बराबर कर दिए, तो ये दोनों गुना किए तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और ये दोनों गुना करेंगे 10 में 10 से गुना करेंगे 10 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। मिलीमीटर को मिलीमीटर से गुना करेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दो दो वो सब हो गया, इसीलिए यहाँ पर अतः लिख सकते हैं इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 का पावर 2 और मिलीमीटर स्क्वायर। बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये वाला से समझ लेंगे। फिर से यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 का पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मीटर को 1 मीटर से गुना कर दिया, कितना मिल गया, 1 को 1 से गुना करें 1, और मीटर को मीटर से मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर गुना कर दे दिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब दोनों का अलग अलग कर दिए। तो 100 को 100 से गुना किया तो कितना आ गया, 100 को 100 से गुना किया, नहीं गुना नहीं करेंगे आप, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर चेंज कर दिया, सेंटीमीटर को मिलीमीटर चेंज कर दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को 10 से गुना कर दे 1000 मिलीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर को 10 से गुना कर दे 1000 मिलीमीटर हो गया। अब 1000 और 1000 को गुना कर दे तो कितना हो गया, 1 लाख, 10 लाख हो गया, 10 लाख। और यहाँ मिलीमीटर यहाँ पर भी है और मिलीमीटर यहाँ पर भी है, दोनों दो को मिलीमीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर देंगे, मिलीमीटर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हम मिलीमीटर स्क्वायर कर दिए। अब इसमें 6 को 0 तो 10 का पावर 6 कर दिए, मिलीमीटर स्क्वायर तो मिलीमीटर स्क्वायर को छोड़ दिए, इसलिए हम बोल सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 का पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रूफ। समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर है आयतन। आयतन के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कोई भी आयतन लेंगे, आयतन निकालेंगे किसी भी आकृति का आकार का, तो उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, दोनों तीनों होता है, 3 को होता है इसमें। आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुना चौड़ाई का मात्रक गुना ऊंचाई का मात्रक हो जाएगा। तीनों का मात्रक लेंगे तो हमको आयतन निकल जाएगा, तीनों का मात्रक लेंगे तो हमको आयतन निकल जाएगा। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर में ले लिए, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर में ले लिए और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर में ले लिए, तो ये मीटर क्यों हो जाएगा, 3 को मीटर है तो इसका पावर 3 लग गया और घन लग गया, इसको घन बोलते हैं, मीटर घन। इसका मीटर क्यों भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्यों बोलते हैं इसको, तो मीटर क्यों हो गया ये वाला। अगर सेंटीमीटर में तीनों रहेगा तो सेंटीमीटर कर देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, सेंटीमीटर घन। मिलीमीटर में रहेगा तो मिलीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर का और 3 हो गया, मिलीमीटर 3 को रहेगा तो उसको हम लीटर भी बोल सकते हैं, 3 को मिलीमीटर रहेगा तो उसको लीटर भी बोलते हैं, आयतन लीटर में हो जाएगा। अब तो आयतन का ऐसा ही मतलब घन मीटर, मीटर क्यों हो जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा गलती से लिखा गया है। 3 नंबर है घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बाई आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बाई आयतन। द्रव्यमान का मतलब होता है द्रव्यमान का मात्रा, जैसे किलोग्राम वो द्रव्यमान हो गया, किलोग्राम किलोमीटर लंबाई सब नहीं सॉरी ये सब का होगा द्रव्यमान हो गया। अब यह आयतन, आयतन का मतलब आयतन का मात्रक, जैसे कि लंबाई मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, ये हमारा आयतन हो गया। किलोग्राम को हम लोग संकेत में लिखते केजी और मीटर को संकेत में एम लिखते हैं। तो ये आयतन है, आयतन हमेशा काची में रहता है, क्यों में रहता है, तो क्यों में लिख दिए, यानी कि मीटर क्यों हो जाएगा। तो इसको हम लोग केजी एम का पावर -3 भी बोल सकते हैं। एम ही है, एम का पावर -3 क्या है बोल जाएंगे, क्योंकि ये नीचे में है, अगर ये ऊपर में जाता है तो इसका पावर माइनस में लग जाता है, इसका पावर माइनस में हो जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अतः घनत्व का ऐसा ही मतलब केजी बाई मीटर क्यों होगा, या केजी एम माइनस एम का पावर -3, केजी एम का पावर -3, इसको बोल सकते हैं। नोट में हम कुछ लिख दिया है, नोट को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जिसे जे से संकेत करते हैं और न्यूटन का एन से करते हैं। 3 नंबर दाब। दाब का फॉर्मूला होता है बल
बाई क्षेत्रफल, बल को हम अभी बोले हैं, बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन ने एन होता है तो एन लिख दिए, और क्षेत्रफल यानी कि मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, बताया अभी। और दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन यानी कि एन और मीटर का पावर -2 हो जाएगा। इसे हम पास्कल भी कहते हैं, इस मात्रक को पास्कल भी कहते हैं, पास्कल पास्कल को पीए से बोलते हैं। आगे है गैसीय दाब, गैसीय दाब के मापन का मात्रक, गैसीय दाब के मापन का मात्रक एटमॉस्फेयर यानी कि एटीएम, इसका संकेत में हो जाएगा एटीएम, एटमॉस्फेयर को संकेत में एटीएम बोलते हैं, गैसीय दाब का मापन का मात्रक है। 5 नंबर में है वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, वायुमंडल में वायु का दाब जो होता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेरिय होता है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेरिय होता है और इसे सामान्य दाब कहते हैं। सामान्य दाब किसे कहते हैं? समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेरिय होता है, इसी को हम सामान्य दाब कहते हैं। 8 नंबर बोल रहा है, 8 नंबर नोट में जो लिखे हुए हैं देखिए। 8 नंबर में बर्फ का गलनांक, बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई भी अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में बन जाता है, इसको हम लोग केल्विन बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.115 केल्विन होता है, इसको हम लोग लगभग में 273 केल्विन लगभग लिख सकते हैं, 273 केल्विन लगभग लिख सकते हैं। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री, 100 डिग्री जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको हम लोग 373.15 केल्विन लिख सकते हैं, 373.15 केल्विन लिखते हैं। इसको शॉर्ट में 373 खाली केल्विन के लिखेंगे, 373 केल्विन के लगभग में लिख देंगे। इसको हम लोग अंकित प्रश्न में काम आएगा, ये वाला अंकित प्रश्न जब बताएंगे उसमें काम आएगा, न्यूमेरिकल 9 में देखिए 1 किलो केल्विन, 1 किलो कैलोरी, कैलोरी है 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है 1 किलो कैलोरी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। और इसका 1000 कोल कैलोरी हो गया, कोल का मतलब कैलोरी, के मतलब किलो होता है तो किलो हट गया तो 1 किलो में 1000 होता है, 1000 कोल हो गया। अब एक कोल, यहाँ पर 1000 कोल है, एक कोल में होता है 4.186 जूल, इतना होता है एक कोल में, यानी कि इसको शॉर्ट में 4.2 जूल बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में 4.2 लिख सकते हैं लगभग में। अब 1 किलो कोल, 1 किलो कोल यानी किलो कोल मतलब होता है किलो कैलविन, कैलोरी, कैलोरी कोल बोलते हैं। 1 किलो को कैलोरी बराबर 4186 जूल होता है, 1 किलो कोल में 4186 जूल होता है, इसको लगभग में 4200 जूल लिख सकते हैं, 4200 जूल लिख सकते हैं। जूल हो गया, अब किलो जूल में इसको चेंज करना है तो 1000 से भागा कर देंगे तो 4.2 किलो जूल आ जाएगा लगभग में, 4.2 किलो जूल लगभग में आ जाएगा। बस आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, अंकित प्रश्न लेके आएंगे, अंकित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और फिर सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, जिन्होंने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा।